हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आप लोगों की डीएलएड 4th सेमेस्टर की जो हिंदी की क्लास में करा रही थी, उसमें मैं आपको अनिवार्य संस्कृत में दिए गए जो भाषा के 4 कौशल थे वो मैंने आपको वहाँ बताए थे। सबसे पहला था आपका श्रवण कौशल, उसके बाद वाचन कौशल, फिर पठन कौशल और लास्ट था आपका लेखन कौशल। जो आपके सेमेस्टर में 2 कौशल यहाँ दिए गए हैं, वाचन और लेखन। ठीक है, श्रवण और पठन से क्वेश्चन नहीं आते हैं इतने, और पठन में इतना कुछ है भी नहीं। तो आज जो हम कौशल पढ़ेंगे वो रहेगा आपका लेखन कौशल, और इसी के अंतर्गत आपको जो टॉपिक पढ़ने को मिलेगा वो मिलेगा अनुच्छेद लेखन। तो लेखन क्या होता है? लेखन का मतलब क्या है कि किसी भी बात को या विचार को अपने शब्दों में लिखना ही कहलाता है लेखन। लेखन का शाब्दिक अर्थ रहेगा लिखना। अपने भावों, विचारों या किसी भी बात को लिखकर व्यक्त करना कहलाता है लेखन। लेखन सिखाने में ध्यान देने योग्य कौन कौन से बिंदु रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, बैठने का ढंग यहाँ देखा जाता है। जैसे लेखन में हम क्या देखते हैं कि बच्चा शुद्ध लिखे, यानी कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ ना हो, साथ साथ जो लेख रहे उसका वो सुंदर रहे। और उसके लिए क्या रहना चाहिए कि जो कुछ नियम रहते हैं उनका पालन करो, यानी कि जो अक्षर बना रहे हैं वो सही बनने होने चाहिए, शिरोरेखा का प्रयोग करना चाहिए, और कागज यानी कि जो कॉपी है और उससे आँखों की दूरी जो भी है न्यूनतम वो कितनी है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो वही बिंदु हैं आपके। पहला बिंदु है बैठने का ढंग, इसके बाद आँखों से कागज़ की दूरी जो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अक्षर की सुडौलता यानी कि सारे अक्षर जो है वो एक ही साइज़ में बनने चाहिए। ये नहीं कि एक बड़ा बना दिया, आम लिखने जा रहे हैं एक बड़ा बना दिया और माँ छोटा सा बना दिया, तो ऐसा नहीं करना है। अक्षर सुडौल बने, एक जैसे बने, एक हाइट में बने। और कलम पकड़ने का ढंग, ये सारी चीज़ें क्या है, जब बच्चे को लिखना सिखाते हैं ना तो ये सारी चीज़ें को ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और शुरुआत में क्या है, बच्चों को जैसे ये 2 लाइनें, इन दोनों लाइन को मिलाते हुए ऐसे सिखाते हैं। उसके बाद फिर बच्चा अपने छोटे बड़े लिखना सीख जाएगा। उसके बाद लेखन का उद्देश्य क्या रहता है? तो लेखन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमने कोई टॉपिक दे दिया बच्चे को, तो उससे बच्चा क्या करेगा, उस टॉपिक से जुड़े हुए उसके मन में जो भी विचार आ रहे होंगे उनको अभिव्यक्त करेगा। तो पहला उद्देश्य तो लेखन का यही रहता है कि विद्यार्थियों को अपने भावों व विचारों को लिपिबद्ध करने की जो क्षमता है विद्यार्थियों में वो विकसित हो जाती है लेखन से। इसके बाद वाक्य रचना के नियमों से परिचित हो जाते हैं, किस तरीके से वाक्य बनाना है। राम घर जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, राम जाता है घर। ये सारे नियम जो है उनको पता चल जाएंगे कि ऐसे, ये जैसे मैंने लिखा है यहाँ, राम जाता घर है, तो ये कोई वाक्य नहीं बना, ये कोई वाक्य नहीं बना। कैसे बनेगा? राम घर जाता है। तो ये नियम उनको पता चलते रहेंगे, उनसे परिचित होते रहेंगे, उनके शब्दकोश में वृद्धि होती रहेगी और सक्रिय रहेगा। जैसे हमने उन्हें कोई भी टॉपिक दे दिया कि आपका प्रिय मित्र, ठीक है, अपने प्रिय मित्र पर आपको कुछ लिखना है, तो वहाँ पर क्या है कि वो अपने मन से जो नए नए शब्द होंगे उनका वहाँ प्रयोग करते रहेंगे, तो जिससे क्या है, उनका शब्दकोश भी विकसित होता रहेगा। साथ साथ साहित्य के प्रति रुचि भी उनकी उत्पन्न होती रहेगी। कोई कहानी हमने लेखन के लिए दे दी तो साहित्य से भी उनका लगाव बढ़ता रहेगा। इसके बाद लेखन का अभ्यास हम कैसे करा सकते हैं? तो 3 प्रकार से, या तो सुलेख दे दी जाए, अनुलेख या फिर श्रुतलेख। सुलेख क्या होती है? सुलेख का मतलब है सुंदर लिखना। सुलेख का शाब्दिक अर्थ अगर हम निकालते हैं, सु मीन सुंदर, लेख मीन्स लिखना, तो सुलेख का शाब्दिक अर्थ रहेगा सुंदर लेखन। और लेखन में जो है आपका, अगर आप लोग खुद भी जानते हैं कि जब राइटिंग यानी कि अच्छा लिखा हुआ हो, बोलते भी हैं कि जब एग्ज़ाम में लिखो तो अच्छी अच्छी कॉपी लिखना, ज़्यादा काट पीट नहीं करना, जितना हो सके साफ साफ लिखें, स्वच्छ लिखें, जिससे क्या है कि आपका जो भी लिखा हुआ है आंसर वो ज़्यादा आकर्षक लगता है। तो लेखन में क्या है, राइटिंग जितना सुंदर होगा, आकर्षक होगा, उतनी चीज़ें अच्छी लगती, जो भी पढ़ने वाला है उसको वहाँ पर अच्छा लगेगा पढ़ने में। इसीलिए तो लेखन में जो है सुंदर लेख को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसके बाद आते हैं अनुलेख। सुलेख में क्या होगा कि कोई भी टॉपिक सामने लिखा हुआ है उसको देख देख करके लिख रहे हैं, अच्छी राइटिंग में लिख रहे हैं, ये सुलेख है। ठीक है, अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना। इसके बाद अनुलेख में आता है, अनुलेख आपका है नकल करते हुए लिखना, यानी कि देख देख के लिखना, या फिर ऐसा भी हो सकता है, छोटे बच्चों को कैसे सिखाते हैं, उनकी जो आपने बुक देखी होगी उस पर डॉट डॉट करके ऐसे बना हुआ होता है। जैसे आ बना हुआ है तो डॉट डॉट करके बना होगा, या का बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है, तो वो जो अक्षर होते हैं वो ऐसे डॉट डॉट करके बने होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, इन्हीं के ऊपर
पेंसिल फिराते हैं अपनी, तो ये भी अनुलेख में आ जाता है। या फिर इसकी नकल करके लिखना भी किस में आ जाएगा, अनुलेख में आ जाएगा। तो अनुलेख का मतलब क्या होता है, किसी भी लिखावट के पीछे लिखना या उस लिखावट के ऊपर ही लिखना या उसके बाद में लिखना कहलाता है अनुलेख। अर्थात इसमें ऐसा लेख आएगा जिसको छात्र किसी पुस्तक से देख करके लिखेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है बहुत, अगर प्राइमरी स्तर की बात करें, प्राथमिक स्तर की, तो उसमें अक्षर के ऊपर अक्षर बनाना भी आपका अनुलेख में ही आ जाएगा, नकल करने में आ जाएगा। जिसमें क्या है, स्टार्टिंग में बच्चा वहाँ पर सीखता है, जैसे जैसे वो बड़े स्तर पे आता जाएगा तो वहाँ पर कोई भी पैराग्राफ हमने दे दिया और बच्चे से बोला कि इसको लिख करके दो, तो वो बच्चा जो है वो उस पैराग्राफ को देख देख कर लिखेगा, तो वो भी किस में आएगा, अनुलेख में। श्रुतलेख का मतलब होता है डिक्टेशन, यानी कि इमला, जिसको हम बोलते हैं क्या, इमला। श्रुतलेख का मतलब है सुन कर के लिखना। आपने भी देखा होगा जब आप धीरे धीरे बड़े होते गए, पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास की तो इतनी नहीं याद होगी, फिफ्थ सिक्स, इसके बाद सेवन्थ एट्थ या नाइन्थ टेंथ में जब आए तो टीचर वहाँ बोर्ड पे नहीं लिखते थे, बस बोलते जाते थे और आप उनकी बात को सुन करके लिखते जाते थे। ये क्या है, श्रुतलेख है। तो टीचर, शिक्षक हो गया या कोई भी हो गया, उसके द्वारा कही गई बात को सुन कर के लिखना आ जाएगा किसमें, श्रुतलेख में। कि इसमें लगा हुआ वर्ड क्या है, श्रुत। श्रुत मीन्स सुनना और लेख मीन्स लिखना, तो सुन करके लिखना इसके अंतर्गत आता है। लेखन में जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, उन अशुद्धियों के क्या कारण रहते हैं, तो कल मैंने आपको जो बताया था वो था उच्चारण संबंधी अशुद्धियों के कारण। वहाँ से भी आप अपने पॉइंट्स को चुरा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे पॉइंट्स हमें याद ही करने पड़ेंगे, 2-3 पॉइंट्स याद करो, उन पॉइंट को कहाँ कहाँ पे आपको सेट करना है, बस ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट्स तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि असावधानी, यानी कि जल्दबाजी में जब हम लिखते हैं तब भी हमसे क्या है, मात्राएँ गलत लग जाती हैं, या हमने लिखा तो सही है बट वो अक्षर समझ में ही नहीं आ रहा है, तब भी अशुद्धि हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट यही है जो मैंने कल आपको बताया भी था, कि जब हमारा उच्चारण अशुद्ध होता है, यानी कि जब हम गलत बोलते हैं तो गलत ही लिखते हैं। अब सफल लिखना है और कोई बच्चा शफल बोल रहा है तो शफल लिखेगा ना, वो सफल तो नहीं लिखेगा, तो ये सा वाली अशुद्धियाँ उसकी हो जाएंगी, ठीक है। क्षत्रिय, तो अब मान लो क्षत्रिय बच्चा छ सुन रहा है तो छ छाता बना देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये अशुद्धियाँ जाती हैं। अशुद्ध बोलोगे तो अशुद्ध लिखोगे। खासकर ये अशुद्धियाँ किस में होती हैं, मात्राओं में तो बहुत होती हैं अशुद्धियाँ, ठीक है। पृथ्वी, पृथ्वी मैंने देखा है, पृथ्वी बोलो तो बच्चे बहुत गलत लिखते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं पृथ्वी, मतलब उनको प्रा लगता है वहाँ पर, जबकि होती रीरी की मात्रा है। तो अशुद्ध उच्चारण करोगे तो अशुद्ध ही लिखोगे भी। इसके बाद है अक्षरों व मात्राओं का जो उनका ज्ञान है, उनका लेखन है, उसका ज्ञान ना होना, ये भी अशुद्ध वर्तनी का कारण हो जाएगा। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव भी अशुद्ध वर्तनी का कारण है। और अनुस्वार व अनुनासिक का ज्ञान ना होना, इससे भी क्या है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। तो 2-3 पॉइंट तो आपके क्षेत्रीय भाषा का आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं, किसमें, उच्चारण संबंधी अशुद्धियों में। अनुनासिक, अनुस्वार का ज्ञान ना होना, ये भी आप वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। और ये वाला पॉइंट भी कि अक्षरों व मात्राओं का ज्ञान ना होना। तो ऐसे पॉइंट्स क्या है, आपको बस एक जगह याद करने और दूसरे में भी आप लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अनिवार्य संस्कृत में लेखन संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहला उपाय है कि शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना। जितना हो सके बच्चे को कठिन शब्द अगर आ रहे हैं किसी भी विषय वस्तु में, तो उन कठिन शब्दों का बार बार उच्चारण करवाते रहिए, उनका अभ्यास करवाते रहिए, फिर उनको लिखवाते रहिए, जिससे क्या होगा, वो एक टाइम पर शुद्ध हो जाएंगे। व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना। सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख के द्वारा भी हम जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ उनको दूर कर सकते हैं। जब बार बार आप एक ही चीज़ को लिखोगे, मान लो क्षत्रिय है बच्चा, बार बार इसको लिख रहा है तो फिर वो शुद्ध लिखने लगेगा। ऐसे ही स्वस्थ लिख रहा है तो बार बार जब इसको लिखेगा तो अपने आप उसको, उस चीज़ को वो करेक्ट लिखेगा। तो इसीलिए श्रुतलेख व अनुलेख भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अनुस्वार, अनुनासिक का स्पष्ट ज्ञान कराकर, कहाँ पर चंद्र बिंदु आनी है, कहाँ पर आपकी बिंदु आनी है, क्योंकि होता है ना अंग या फिर आँख, तो बच्चे कई बार इसमें गलतियां कर देते हैं। आँख में चंद्र बिंदु आनी है तो कहाँ क्या आएगा, इसका भी पहले से बच्चों को ज्ञान करा दिया जाए। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद लेखन पर। अनुच्छेद लेखन क्या होता है, तो अनुच्छेद लेखन का मतलब है कि आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा, कोई भी एक आपको विषय दे दिया गया और उस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट का मतलब है कि कुछ पंक्तियां आपको वहाँ पर लिखनी पड़ेंगी, वही हो जाता है अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद लेखन में किसी विषय वस्तु, अनुभव, घटना या दृश्य को कुछ पंक्तियों में या फिर लघु रूप में व्यक्त करना होता है। जैसे मैंने आपको टॉपिक दे दिया, क्या लिखना है, गाय एक पालतू पशु है, ठीक है, गाय पालतू पशु है,
या सिर्फ गाय टॉपिक दे दिया, एक टॉपिक दे दिया मेरा विद्यालय, ठीक है। तो इन पर अनुच्छेद लेखन आपके उसमें आ भी सकता है, लिख भी सकते हैं आप। गाय हो गया, मेरा विद्यालय हो गया, मेरा प्रिय मित्र हो गया, ये टॉपिक दे दिए और इन पर क्या किया जाए, बच्चा छोटे छोटे पॉइंट्स बना करके लिखे। और आपके अगर उसमें आ जाए, बीटीसी में क्वेश्चन आ जाए, तो इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी शॉर्ट में लिखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, क्योंकि आपको पता है हिंदी के उसमें टाइम बहुत कम मिलता है एग्जाम में, तो बहुत ही शॉर्ट में आप इस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। अच्छे अनुच्छेद की विशेषता क्या होती है, यानी कि ऐसी क्या रहे कि अब अनुच्छेद तो सभी लिखेंगे, अगर आपके ही एग्ज़ाम में अगर आ जाए किसी भी टॉपिक पर शॉर्ट नोट लिखने को तो सभी लिखेंगे, लेकिन उनमें से कौन सा अनुच्छेद इफेक्टिव रहेगा, वो उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि पूर्णता, यानी कि जिस बारे में बात की जा रही है अनुच्छेद में, जो टॉपिक आपको लिखने को दिया गया है वो पूरा का पूरा समा जाए। इसके बाद क्रमबद्धता, यानी कि आप जो बात कह रहे हैं वो क्रम से कही जाए, ठीक है ना। कि आपने पहले तो ये बोल दिया कि गाय के 2 आंखें होती हैं, ऐसे लिखते हैं ना, उसके बाद बिल्कुल लास्ट में जाके आप बोल रहे हैं गाय के 2 पैर होते हैं। तो ऐसा ना हो कि जो पॉइंट है आप एक दूसरे को रिलेट करते हुए चलें, क्रम से चलें, यानी कि पहले कुछ और लिख दिया, उससे जुड़ा हुआ जो पॉइंट है उसको जस्ट एकदम लास्ट में लिख रहे हैं, ऐसा ना करें, क्रम से लिखा जाए। विषय केंद्रता, यानी कि जो भी टॉपिक दिया गया था, जो भी अनुच्छेद में हम शॉर्ट नोट में लिख रहे हैं, तो वो जितना भी हम कुछ लिख रहे हैं वो हमारा उसी विषय पर केंद्रित होना चाहिए जो हमें टॉपिक दिया गया था, ठीक है, उसी टॉपिक पर हमारी पूरी बात रहे। सामासिकता का मतलब है कि हम कम शब्द लिखें और हमारी पूरी बात उसमें आ जाए, यानी कि आपने कहावत सुनी होगी, गागर में सागर, सुनी है ना। बिहारी जी के दोहे आपके गागर में सागर का काम करते हैं, यानी कि उन्होंने बहुत कम शब्द में बहुत बड़ी बातें वो कह गए थे। तो बस ऐसे ही करना है कि बहुत कम शब्द का प्रयोग करें और बहुत ज़्यादा बातें वहाँ पर कह जाएं। विषयानुकूल भाषा होनी चाहिए, यानी कि जो भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं वो उस टॉपिक से जुड़ी हुई भाषा हो, और जहाँ पर आप वो चीज़ चल रही है, यानी कि उसी के अनुसार हमारी भाषा शैली होनी चाहिए। तो ये अच्छे अनुच्छेद की विशेषता रहेंगी। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि अनुच्छेद का उचित शीर्षक चयन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। अब देखो, अनुच्छेद या तो आपसे लिखने को आएगा या फिर आपको कोई भी एक अनुच्छेद एग्जाम में दे दिया जाएगा, और उस अनुच्छेद में ये बोला जाता है कि इस अनुच्छेद का शीर्षक क्या है। बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको अनसीन जो पैसेज आपने देखी होंगी ना, अपठित गद्यांश, वो एग्जाम में आते हैं, और आप उन अपठित गद्यांशों से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ तो ऐसा होगा नहीं, यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो देखे, नहीं तो ऐसे पूछ लेंगे कि आपको कोई भी गद्यांश दे दिया जाए, तो उस गद्यांश में अगर शीर्षक का चयन करना है तो कैसे आप जानेंगे कि इस गद्यांश में क्या शीर्षक है। शीर्षक का मतलब होता है कि जो भी आपको वो पैराग्राफ दिया जा रहा है, उस पैराग्राफ में किसके ऊपर बात की जा रही है, किसके बारे में बोला जा रहा है, वो होता है यहाँ पर शीर्षक। तो शीर्षक का चयन हम कैसे करते हैं, जब कोई अनुच्छेद हम पढ़ेंगे तो उस अनुच्छेद में शीर्षक कहीं ना कहीं हमें प्रारंभिक बिंदु में या फिर अंतिम भाग में देखने को मिल जाता है। तो हमें गौर करना है कहाँ पर, पहले तो उस अनुच्छेद के पहली वाली जो या दूसरी लाइन दी हो उसको अच्छे से पढ़िएगा, और लास्ट की जो भाग हो, जो लास्ट का जो पार्ट है उसको अच्छे से पढ़िए, वहाँ कहीं ना कहीं आपको शीर्षक मिल जाएगा। अगर वहाँ शीर्षक नहीं मिलता है तो इसके बाद आप क्या करेंगे, अनुच्छेद के जो इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट मिल रहे होंगे ना, उन पर अंडरलाइन करते चाहिए, वहाँ से आप शीर्षक को छांट पाएंगे कि हाँ कौन सा शीर्षक इसमें दिया गया है। और फिर भी अगर नहीं है तो उसके बाद क्या करो, अनुच्छेद को तब तक पढ़ते रहो जब तक आपको कुछ एक उसका अर्थ ना मिले। कभी कभी ऐसा होता है ना, डायरेक्ट शीर्षक नहीं दिया जाता है। जैसे आप मान लीजिएगा भगत सिंह के बारे में आपका कोई अनुच्छेद दिया गया है, तो आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जहाँ भगत सिंह का नाम मिलेगा आप समझ जाएंगे कि यहाँ जो बात की जा रही है भगत सिंह की जा रही है, यानी कि शीर्षक कौन है, भगत सिंह है वहाँ पर। अब कोई एक ऐसा अनुच्छेद आ गया जहाँ पर कोई ऐसा वो ही नहीं है, पर्यावरण के ऊपर कोई चीज़ दे दी गई है और वहाँ कुछ हमें मिल ही नहीं रहा है शीर्षक शुरुआत में या लास्ट में, तब जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा अच्छा इसमें कुल मिलाकर बात की किसकी जा रही है, पर्यावरण की, तो वहाँ शीर्षक क्या बन जाएगा, पर्यावरण बन जाएगा। तो इसलिए अनुच्छेद को 1 से 2 बार पढ़े, उसका एक तरीके से ना निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें कि हाँ इसमें कुल मिलाकर के किसके बारे में बात की जा रही है, वही क्या हमारा शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं पर रखेंगे, हम यहीं क्लास को समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिंदी साहित्य की विधाएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे आपसे परिभाषाएं पूछ ली जाती है कि जीवनी क्या है, आत्मकथा क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ से आती हैं।
ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।